हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल अरुण क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप विगत में अवगत होंगे ही, मैं अरुण कुमार आर्य चर्चा करता हूं हर रोज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो आज है 21 जनवरी और आज हम चर्चा करेंगे 21 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत होने से पहले आपका और हमारा भारतीय तिरंगा आपके स्क्रीन पर। साथियों, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? यानी कि इस वर्ष के जो 2023 का एससीओ का ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है, एससीओ की समिट होने वाली है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन भारत या डी ऑप्शन रूस। तो साथियों, उसका सही आंसर है भारत। अपना प्यारा भारत एससीओ सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कर रहा है। आइए जान लेते हैं थोड़ा सा किसके विषय में, एससीओ के विषय में जान लेते हैं। व्हाट इज एससीओ? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है एससीओ? तो सबसे पहले तो जान लीजिए, ये एक प्रकार का राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक संगठन है। क्या है एक प्रकार का? इसकी प्रकृति, आप प्रकृति जान लीजिए, प्रकृति क्या है। ये एक प्रकार का क्या है साथियों? राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक संगठन है। कैसा? राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक संगठन है। आर्थिक और सैनिक संगठन है। क्या? एससीओ क्या है? एक राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक संगठन है। इसकी स्थापना साथियों 2001 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना इसकी 2001 में की गई थी। जब ये इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय इसको संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? संघाई 5 के नाम से। स्थापना कब हुई? 2001 में। तो उस समय इसको किस नाम से जाना जाता था साथियों? उस समय इसको संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। यह एक प्रकार का अंतर सरकारी संगठन है। एक प्रकार का अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। क्या? एससीओ। एससीओ मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई इसकी? 2001 में हुई। किस नाम से हुई? संघाई 5 के नाम से इसकी स्थापना हुई। लेकिन 2001 में ही इसमें एक और सदस्य देश जुड़ गया जिसका नाम था अफगानिस्तान। क्या नाम था साथियों? अफगानिस्तान। 2001 में ही इसमें कौन सा देश जुड़ गया? अफगानिस्तान जुड़ गया। और अफगानिस्तान के जुड़ने से इसका नाम बदलकर क्या हो गया? इसका नाम बदलकर हो गया एससीओ। ठीक है, तो जब इसकी स्थापना हुई तब एससीओ को किस नाम से जाना जाता था? तब नाम से जाना जाता था संघाई 5। लेकिन 2001 में ही इसका एक और सदस्य देश बन गया अफगानिस्तान। तो तब से इसको किस नाम से जानते हैं? एससीओ के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, अगर मैं भारत की बात करूं, भारत इसका सदस्य देश कब बना और वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? ठीक है साथियों, तो भारत इसका जो देश बना है वो कब बना है? 2017 को। ठीक है, भारत यहां पे लिख देता हूं मैं, भारत सदस्यी देश। किसकी बात हो रही है? एससीओ की बात हो रही है। भारत सदस्य बना है इसका कब साथियों? 2017 में। 2017 में भारत सदस्य देश बना है। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो साथियों वर्तमान में इसके 9 सदस्यी देश है। कितने सदस्यी देश है? 9 सदस्यी देश है। वर्तमान सदस्यी देश। ठीक है, वर्तमान सदस्यी देश कितने हैं साथियों? तो इसके हैं 9 सदस्यी देश वर्तमान में है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो तब कितने थे? तब थे 5। ठीक है साथियों, वर्तमान में कितने हैं? 9 सदस्यी देश है। राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक मामलों पर ये क्या करता है? कार्रवाई करता है और इन तीनों क्षेत्रों के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष क्या करता है? मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है साथियों, तो इस वर्ष की जो मीटिंग हो रही है संघाई सहयोग संगठन है ना 2023, इसकी मीटिंग कहां हो रही है साथियों? ये इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? वो कर रहा है अपना प्यारा भारत। वो कौन कर रहा है? अपना प्यारा भारत। परीक्षा की दृष्टि से इस प्रश्न के आने की संभावना प्रबल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वनडे यानी कि एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। आंसर दीजिए। पहला है विराट कोहली, दूसरा रोहित शर्मा, तीसरा एबी डिविलियर्स या चौथा है शुभमन गिल। तो साथियों रिसेंटली अभी इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शुभमन गिल, कौन साथियों? शुभमन गिल ने कितने
208 रन मारकर 208 148 या 149 बॉल में मारे हैं इसने, 149 बॉलों में 208 रन मारकर अपना दोहरा शतक पूरा किया है। तो कौन से खिलाड़ी हैं साथियों? ये शुभमन गिल। ठीक है, कौन से हैं? शुभमन गिल। रिसेंटली शुभमन गिल ने कितने रन मारे हैं? 208 रन मारे हैं। किसके खिलाफ मारे हैं? ये इंग्लैंड के खिलाफ मारे हैं। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है नाम ना दे करके कि हाल ही में भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल ने एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक किस देश के खिलाफ जड़ा या किस टीम के खिलाफ जड़ा? तो कौन सी टीम है? इंग्लैंड के खिलाफ जड़ा। अच्छा, अब तक भारत में कितने प्लेयर ने, कितने खिलाड़ियों ने दोहरा शतक जड़ा है? तो साथियों अब तक 4 ने जड़ा है और शुभमन गिल को मिलाकर 5 हो गए। पहला शतक किसने खेला? क्रिकेट ऑफ गॉड कहे जाने वाले खिलाड़ी भारतीय प्लेयर सचिन तेंदुलकर ने पहला दोहरा शतक। दूसरे खिलाड़ी हैं वीरेंद्र सहवाग, तीसरे हैं रोहित शर्मा और चौथे हैं ईशान किशन। अभी हाल ही में ईशान किशन ने भी दोहरा शतक जड़ा है साथियों। तो अगर ये ना आए, अगर शुभमन गिल ना आए तो ईशान किशन के विषय में भी पूछ सकता है। तो ईशान किशन ने भी अपना दोहरा शतक जड़ा है, इन्होंने भी अपना दोहरा शतक जड़ा है। तो ये किस देश की टीम के खिलाफ जड़ा है? तो इन्होंने जड़ा है बांग्लादेश के खिलाफ। किसके खिलाफ साथियों? बांग्लादेश के खिलाफ। ये बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है, मैं ब्रैकेट में खिलाफ लिख देता हूं जिससे कि आपको पता लग जाए। बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने ये शतक जड़ा है। ठीक है, यहां पर भी मैं खिलाफ लिख देता हूं, है ना। किसके अगेंस्ट? ये इंग्लैंड के अगेंस्ट। क्लियर हुआ साथियों? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से आरबीआई द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपए को लॉन्च किया गया है? आपका ऑप्शन है डिजी कॉइन, बी ऑप्शन ई कॉइन, सी ऑप्शन ई रुपी या डी ऑप्शन ई लक्ष्मी। तो साथियों अभी डिजिटलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, आरबीआई द्वारा किस डिजिटल रुपी को खुदरा मूल्य के रूप में चयनित किया गया है ना? किस खुदरा डिजिटल रुपए को लॉन्च किया गया है? वो है ई रुपी। इसका ऑप्शन सी सही हो गया। कृपा कहां रुकी थी? सॉरी, कृपा कहां रुकी थी? वो रुकी थी ई रुपी पर। कहां रुकी थी साथियों? ई रुपी पर। ये जो ई रुपी है ये केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी भी है। ये क्या है? इसको केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी के रूप में भी नामित किया है। केंद्रीय बैंक की क्या? डिजिटल करेंसी। ठीक है साथियों, डिजिटल करेंसी के रूप में भी केंद्र सरकार ने इसको नामित किया है। अच्छा, इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ क्या होगा? मिलने वाले लाभ। डिजिटल रुपी तो लॉन्च कर दिया, लेकिन प्रश्न आता है कि इससे मिलने वाले लाभ क्या क्या है। तो पहली तो ये कि ये आरबीआई के द्वारा स्वतंत्र मुद्रा है। आरबीआई के अनुसार पूरी तरह स्वतंत्र मुद्रा है। पूरी तरह स्वतंत्र मुद्रा है, ये भी जान लीजिए आप। पूरी तरह स्वतंत्र मुद्रा है क्या? ई रुपी। स्वतंत्र मुद्रा है ई रुपी। दूसरा चीज, इसके जो लाभ है तो भुगतान के समय में लचीलापन आपको देखने को मिलेगा। भुगतान के समय में लचीलापन और दक्षता में आपको लाभ मिलेगा। भुगतान में क्या? भुगतान में क्या आएगी? एक तो दक्षता आएगी यानी कि प्योरिटी आएगी, और दूसरा आपको लचीलापन यानी कि कोई भी बड़े आसानी से ये इसका भुगतान किया जा सकता है। जैसे आप एक प्रकार से देखते होंगे ना, ये फोन पे, गूगल पे, ये भी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है ना। हम 1 सेकंड में क्लिक किया और वो क्या हो गया? उसका भुगतान हो गया। तो इसको भुगतान में दक्षता आएगी इसको लाने से, और लचीलापन आएगा। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है साथियों, वित्तीय समावेश को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय समावेश को भी बढ़ावा मिलेगा। किसके आने से? इसके आने से वित्तीय समावेश को भी बढ़ावा मिलेगा, ई रुपी के आने से। क्लियर हुआ? हमारी केंद्रीय बैंक कौन सी है? आरबीआई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर कांग्रेस पहले लॉन्च की? साइबर कांग्रेस पहले लॉन्च की। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो है तेलंगाना। तेलंगाना की पुलिस ने, तेलंगाना की महिला पुलिस विंग ने, किसने साथियों? तेलंगाना की महिला पुलिस विंग ने साइबर अपराध से बढ़ने के लिए, साइबर अपराध से बचने के लिए, ये पहले तो आप जान लो, तेलंगाना इसका आंसर हो गया। तेलंगाना की महिला पुलिस विंग ने, तेलंगाना महिला पुलिस विंग ने, महिला पुलिस विंग ने, किसने? महिला पुलिस विंग ने। किस लिए? यह भी जानना जरूरी है। किस लिए? तो साथियों
तेलंगाना में बढ़ रहे साइबर अपराधों के लिए, साइबर अपराधों से बचने के लिए, साइबर अपराधों से बचने के लिए महिलाओं को, युवाओं को इसकी जागरूकता और खुद से बचने के तरीके को बढ़ावा देने के लिए क्या लॉन्च किया है? साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है। साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है साइबर अपराधों से बचने के लिए, साइबर अपराधों से बचने के लिए और क्या करने के लिए? जागरूक करने के लिए क्या लॉन्च की गई है? ये साइबर कांग्रेस पहल एक प्रकार की महिला विंग के द्वारा, तेलंगाना पुलिस महिला विंग के द्वारा ये लॉन्च की गई है। क्लियर हुआ साथियों? चलिए अब आप मुझे बताइए तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तो साथियों तेलंगाना की जो कैपिटल है वो क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद में ही क्या विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगाया गया है? क्या लगाया गया साथियों? विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम, यानी कि अब आप पैसे के साथ साथ गोल्ड के सिक्के भी निकाल सकते हो। एटीएम, ठीक है, एटीएम यानी कि अब आप जो है अगर आपको गोल्ड के सिक्के, सोने के सिक्के निकालने की जरूरत पड़ रही है तो 0.5 ग्राम से लेकर के अप टू 100 ग्राम तक, यानी कि आधे ग्राम से लेकर के आप 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के रियल टाइम गोल्ड एटीएम से निकाल सकते हो, जो कि कहां लगाया गया है? वो लगाया गया है साथियों हैदराबाद में। किस कंपनी द्वारा लगाया गया है? तो वो लगाया गया है गोल्ड सिक्का नामक कंपनी द्वारा। एक चीज और जान लो, हैदराबाद में अभी हाल ही में भारत की पहली फॉर्मूला 1 कार स्ट्रीट रेसिंग कहां आयोजित की जाएगी? तो वो भी आयोजित की जाएगी कहां पर? हैदराबाद में। क्या? फॉर्मूला 1 कार रेसिंग, फॉर्मूला 1 कार रेसिंग। इतने अच्छे अच्छे आपको प्रश्न मिल रहे हैं लेकिन आप पढ़ते नहीं हो। 100% ये F1 कार रेसिंग आपकी किसी न किसी परीक्षा में आ जाएगा, ठीक है। आरओ, एआरओ और पीसीएस प्री परीक्षा में 100% ये आएगा। F1 कार रेसिंग, F1 कार रेसिंग कहां? हैदराबाद में, ठीक है। अब तेलंगाना के जो सीएम है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया है, कौन है? ठीक है, रिसेंटली वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वुमन, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वुमन का निधन हुआ है, वो कौन है? मारिया ब्रनास मोरेला, एमिलिया फोर्केड, लूथर गोडिंग, थॉमस नेल्सन। ये तो स्वाभाविक है, ज्यादातर जो है विदेशी महिला जो सबसे ज्यादा उम्रदराज जो होंगी या पुरुष होंगे वो विदेश के होंगे, ठीक है। तो वो है मारिया ब्रनास मोरेरा, मारिया ब्रनास मोरेरा। कौन बनी है साथियों? मारिया ब्रनास मोरेरा। लिविंग स्पेन एंड फ्रॉम यूएसए, मूल रूप से कहां की रहने वाली है? यूएसए की, मूल रूप से कहां की? यूएसए की रहने वाली है ये कौन? मारिया ब्रनास मोरेरा। 115 साल की है साथियों ये। कितने साल की? 115 साल की थी, इनका निधन हुआ। इन तो 115 साल ब्रैकेट में लिख देते हैं निधन। तो 115 साल की मारिया ब्रनास मोरेरा का रिसेंटली निधन हो गया है, जो कि अपना नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा चुकी हैं। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे उम्रदराज महिला का नाम दर्ज करा चुकी हैं, सबसे उम्रदराज महिला, ठीक है साथियों। सबसे उम्रदराज महिला, सबसे उम्रदराज महिला कौन? मारिया ब्रनास मोरेरा, मारिया ब्रनास मोरेरा। क्लियर हुआ साथियों? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस तिथि से भारत सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से क्या होगी? माइलेज में वृद्धि होगी। गाड़ी जो अब तक जितने किलोमीटर चल रही थी, अब तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे के एवरेज से चल रही थी, और इथेनॉल मिलाने से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी दौड़ेगी। तो भारत सरकार ने पेट्रोल में कितने %, ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो किस तिथि से इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? उसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 को कृपा रुकी थी। कृपा कहां रुकी थी? 1 अप्रैल 2023 में। चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया कब घोषणा करी है, क्या फायदा होगा इसका, ठीक है साथियों। तो इसके विषय में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो जान लीजिए जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, वो कौन है? केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, क्योंकि घोषणा किसने करी है? केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने करी है।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, तो साथियों वो है हरदीप पुरी। कौन है? हरदीप पुरी। कौन है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री? हरदीप पुरी। हरदीप पुरी जी ने घोषणा की है कि हम 1 अप्रैल 2023 से, कब से, किस तिथि से, किस तिथि से साथियों? 1 अप्रैल 2000 तिथि से, 1 अप्रैल 2023 से, 1 अप्रैल 2023 से हम पेट्रोल में कितने परसेंट? 20%। कितने परसेंट? 20% क्या मिलाएंगे? इथेनॉल मिलाएंगे। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से कितने परसेंट साथियों? 20%। 20% इथेनॉल, किसमें? पेट्रोल में। अब इसको कहीं ना कहीं एक साथ ही तो इसको लॉन्च नहीं किया जाएगा कि हर एक पेट्रोल पंप पर एक आम व्यक्ति इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल ले सकता है, लेकिन इसको ऐसे नहीं किया गया है, इसको चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। यानी कि शहर भर के कुछ चुनिंदा एटीएम चुने जाएंगे जिन पर आम व्यक्ति भी पेट्रोल में मिले हुए 20% इथेनॉल को ले सकता है। कितना परसेंट? 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। ठीक है साथियों, किसमें? पेट्रोल में। क्लियर हुआ? कब से? 1 अप्रैल 2023 से। ये है इंपॉर्टेंट आरओ एआरओ के लिए, आरओ एआरओ के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक तिथि से क्या मिला? 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने घोषणा की है। ठीक है साथियों, चलिए, हाल ही में चर्चित नोटम किससे संबंधित है? अंतरिक्ष, बैंकिंग, खेल या विमानन? इसका सही आंसर है विमानन। जो नोटम शब्दावली है वो किससे संबंधित है साथियों? वो संबंधित है किससे? विमानन से। इसकी फुल फॉर्म है नोटिस टू एयर मिशन। इसकी जो फुल फॉर्म है साथियों वो क्या है? नोटिस टू एयर मिशन। किस लिए प्रयोग की जाती है इसके विषय में भी थोड़ा सा हम जानेंगे। नोटिस टू एयर मिशन, नोटिस टू एयर मिशन, इसकी हो गई फुल फॉर्म नोटिस टू एयर मिशन। ये किस लिए दिया जाता है? तो साथियों ये दिया जाता है पायलटों को, ये दिया जाता है पायलटों को। ठीक है, कि आप किसी भी ऐसे मार्ग पर ना जाएं जो खतरे से भरा हो। ठीक है, तो खतरे से भरे मार्ग को, और आप कोई भी ऐसी उड़ान ना करें जिसमें कि खतरा हो, यानी कि खतरे वाली उड़ान, खतरे वाली उड़ान या खतरे का मार्ग, या क्या साथियों? खतरे के मार्ग पर ना जाएं, खतरे के मार्ग पर ना जाएं। तो उनको ये नोटिस दे दिया जाता है। उनको क्या दे दिया जाता है साथियों? ये नोटम दे दिया जाता है। चर्चा में क्यों है? अभी अमेरिका में नोटम के कारण बहुत सी फ्लाइटें रद्द की गई हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो रसिया यूक्रेन के वार को दृष्टिगत रखते हुए अमेरिका प्रशासन ने हर एक फ्लाइट के पायलट को, ज्यादातर फ्लाइट के पायलट को नोटम दे दिया गया, जिससे कि कई हजार फ्लाइटें अमेरिका की रद्द हुई हैं। किसकी वजह से? नोटम की वजह से। हर एक फ्लाइट पायलट को क्या मिल रहा है? नोटम मिल रहा है कि आप इस मार्ग से न जाइए, ये मार्ग खतरे से भरा है, आप इस हवाई मार्ग से मत जाइए, ये हवाई मार्ग खतरे से भरा है। तो अमेरिका प्रशासन ने ज्यादातर फ्लाइटों को नोटम दे दिया गया है, जिससे यात्रियों को दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो नोटम किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है साथियों विमानन से। किससे संबंधित हो गया ये शब्दावली? विमानन से संबंधित हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में G20 इंडिया हेल्थ ट्रैक की बैठक किस स्थान पर की गई? इसका सही आंसर है केरल के तिरुवनंतपुरम। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में G20 की हेल्थ ट्रैक बैठक की गई है। G20 की हेल्थ ट्रैक बैठक की गई है। तो साथियों G20 की हेल्थ ट्रैक बैठक यानी कि स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक, इसके स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक किस लिए की गई है, क्या उद्देश्य है, इसके विषय में भी हम जानेंगे। स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक, स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक कहां की गई है? एक मिनट साहब, निगम पानी लगा दियो, पानी लगा दियो, पानी। G20 के स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक कहां की गई है साथियों? ये की गई है केरल। क्यों की गई है? इसको क्या उद्देश्य है इसका?
तो साथियों इसका उद्देश्य है कहीं ना कहीं मेडिकल ट्रैवल वैल्यू को बढ़ाने के लिए, देश भर में मेडिकल ट्रैवल वैल्यू को बढ़ाने के लिए, मेडिकल ट्रैवल वैल्यू को बढ़ाने के लिए, यानी कि देश भर में स्वास्थ्य सुधारों को बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य सुधारों को एक मूर्त रूप देने के लिए, एक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के लिए, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के लिए, क्या स्वास्थ्य सेवा देने के लिए G20 का जो स्वास्थ्य कार्य समूह है, ठीक है, तो इसने एक मीटिंग हेल्ड की है कहां पर, केरल में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नेवी में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है INS बेला, INS करंज, INS बागीर या INS सिंधु रत्न। तो साथियों जो इसका सही आंसर है वो है INS बागीर। क्या सही आंसर है साथियों इसका? INS बागीर। INS बागीर क्या है? एक डीजल अटैक पनडुब्बी है। क्या है साथियों इसकी विशेषता? डीजल अटैक पनडुब्बी है, डीजल अटैक पनडुब्बी है, डीजल अटैक। ये क्या है? INS बागीर एक प्रकार की पनडुब्बी है जो भारतीय नेवी में शामिल की गई है। ये क्या है? INS बागीर एक पनडुब्बी है। कैसी पनडुब्बी है? डीजल अटैक पनडुब्बी है। ये कलवरी श्रेणी की पांचवी पनडुब्बी है, पांचवी पनडुब्बी है कलवरी श्रेणी की, पांचवी पनडुब्बी कलवरी श्रेणी की। ठीक है, जिसको अभी हाल ही में भारतीय नेवी ने कमीशन किया है, भारतीय नेवी ने कमीशन किया है। किसकी बात कर रहे हैं हम साथियों? भारतीय नेवी की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं भारतीय नेवी की, तो भारतीय नेवी दिवस कब मनाते हैं? तो साथियों नेवी दिवस मनाते हैं हम 4 दिसंबर को। नेवी दिवस कब मनाते हैं हम? 4 दिसंबर को। अगर मैं बात करूं साथियों इसकी एडमिरल की, किसकी? एडमिरल की, यानी कि नेवी प्रमुख की। तो कौन है नेवी प्रमुख? नेवी प्रमुख है R हरि कुमार। नेवी प्रमुख है साथियों R हरि कुमार। और मैं नेवी दिवस की बात करूं तो नेवी दिवस हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। कब मनाते हैं साथियों हम? 4 दिसंबर को नेवी दिवस हम मनाते हैं। तो हाल ही में कलवरी श्रेणी की पांचवी पनडुब्बी INS बागीर को नेवी ने भारतीय क्या बोलते हैं इसको? नेवी को भारतीय जल सेना ने इसको शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीके दान करने की घोषणा की है? पेंटावैलेंट टीके 5 प्रकार से ये रोगों से लड़ने में मदद करेगा, बच्चों के 5 प्रकार से रोगों में लड़ने में मदद करेगा। ये हमने क्यूबा को दान करने की घोषणा की है। उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल दक्षिणतम प्रांत है क्या? क्यूबा। उत्तरी अमेरिका के एकदम दक्षिणतम प्रांत है क्या? क्यूबा। तो पेंटावैलेंट टीका ये 5 प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करता है। 5 प्रकार के रोगों से बच्चों के रोग, जो रोग होते हैं ये बच्चों में होने वाले होते हैं, 5 प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है, लड़ने में मदद करता है। कौन सा टीका? ये पेंटावैलेंट टीका। 5 प्रकार के रोग कौन कौन से ये भी आप जान लीजिए। तो डिफ्थीरिया पहला हो गया, डिफ्थीरिया। दूसरा हो गया टिटनिस। दूसरा कौन सा हो गया साथियों? टिटनिस। ये रोग जो हैं ये बच्चों में होते हैं, ये रोग बच्चों में होते हैं। ठीक है साथियों। काली खांसी तीसरा है, काली खांसी। ये रोग जो है बच्चों में होते हैं और ये ज्यादातर रोग जो हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं? क्यूबा में हो रहे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए हीमोफीलिया, जिसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने लगभग के 12,500 खुराक किसको? क्यूबा को देने की घोषणा की है। ठीक है। दूसरा हेपेटाइटिस बी, 5वां जो है हेपेटाइटिस बी। ठीक है साथियों। तो ये जो टीके हैं हीमोफीलिया, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, ये 5 प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करता है। कौन सा टीका? ये पेंटावैलेंट टीका 5 प्रकार से रोगों से लड़ने में मदद करता है। पेंटावैलेंट टीका ये हमने दिया है, क्यूबा को दान दे रहे हैं। ठीक है, किसको दान दे रहे हैं? क्यूबा को दान दे रहे हैं। क्यूबा क्या है? देखिए ये रहा हमारा यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे मैक्सिको, और ये रहा हमारा क्यूबा। ठीक है। अगर मैं बात करूं साथियों क्यूबा की कैपिटल की,
और क्यूबा की करेंसी की। तो क्यूबा की जो कैपिटल है वो है हवाना और क्यूबा की जो करेंसी है वो है, अभी हम दोनों पे बात करेंगे ठीक है साथियों। क्यूबा की कैपिटल है हवाना और ये रही क्यूबा की कैपिटल हवाना और क्यूबा की करेंसी है क्यूबा पेसो, क्यूबा पेसो या क्यूबेनियन पेसो, ठीक है, क्यूबेनियन पेसो इसकी जो क्या है करेंसी है, क्यूबा पेसो या क्यूबेनियन पेसो, ठीक है। तो पेंटावेलेंट टीके जो कि 5 प्रकार से रोगों से लड़ने में मदद करते हैं, जो कि ये जो रोग है ये बच्चों में होने वाले रोग हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस वगैरह ये जो रोग है, तो ये क्यूबा में ज़्यादा फैल रहे हैं, जिसकी वजह से भारत ने क्यूबा को 12,500 टीके दान देने की घोषणा करी है, ठीक है। 12,500 टीके क्यूबा को दान देगा, 12,500 टीके दान देगा क्यूबा को, ठीक, कौन, भारत, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारी प्रश्न श्रृंखला समाप्त होती है। सादर प्रणाम। प्रश्न श्रृंखला कैसी लगी इसके विषय में हमें बताइए और कुछ अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इसका PDF का, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, प्रश्नों की क्वालिटी कैसी है। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सादर प्रणाम।